हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की ये वीडियो बहुत खास होगी क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए टू जेड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन। बिल्कुल जीरो से लेकर के ए से लेकर के जेड तक की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि ये पेपर किस फेज में आता है, क्या पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या कितना टाइम आपको देना है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए खास होगी। अगले 15 से 20 मिनट में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप सर्च करने में शायद घंटों लगा देते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस गाइड बुक के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसी गाइड बुक है जो इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं। मे बी वो इंफॉर्मेशन आपको लिखने में टाइम लगे, कुछ जगह पे आपको इश्यू आए, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में भी मिल सकती है। यानी आप इसे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। बस क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके एक लिंक मिलेगा आपको और इस गाइड बुक को डाउनलोड कर लेना है। तो जो चीजें यहाँ पे आपको मिल रही है वो लिखित फॉर्म में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत कुछ होगा इस गाइड बुक में जो आपकी हेल्प करेगा रिगार्डिंग यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन। जरूर डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। मैंने कहा था ए टू जेड, मतलब ए टू जेड। ठीक है, बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है और ये एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होता है। ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज का और पेपर 2 होता है सीसेट का। तो इसी एग्जाम की बात आज हम लोग करेंगे। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है जिसमें आपके ये पेपर्स होते हैं। डे 1 पे पहले एसए का पेपर होता है और ये सब्जेक्टिव होते हैं सारे। डे 2 पे जीएस पेपर 1 पेपर 2, डे 3 पे पेपर 3 और पेपर 4, फिर आपका लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं और फिर आपके ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ये लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, ये क्वालिफाइंग होते हैं, बाकी पांचों के मार्क्स जो है वो ऐड होते हैं। तो टोटल 250 का एक पेपर होता है, तो 1750 का, और फिर आपका इंटरव्यू होता है 275 का। तो 2025 में से जाकर के आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो हमारा जो ये इस वीडियो का एजेंडा होगा वो सीसेट को लेकर के होगा। तो सीसेट से रिलेटेड ही बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम मैंने आपको बताया कि 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर 1 होता है जिसमें जनरल स्टडीज के क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। इसी के बेस पे मेरिट बनती है, क्योंकि ये वाला जो पेपर 2 है सीसेट, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो इस क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, क्या शर्तें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो हिस्ट्री ऑफ सीसेट, यानी सीसेट का मतलब क्या है। सीसेट का मतलब है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इंट्रोड्यूस हुआ था 2011 में। 2011 से पहले जो है सीसेट का पेपर नहीं होता था। 2011, 12 और 13 में इस पेपर का मार्क्स ऐड होता था और जीएस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स ऐड होके मेंस के लिए आप क्वालिफाई करते थे, मेरिट बनती थी। लेकिन 2015 ऑनवर्ड इस पेपर को क्या कर दिया गया, क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया। 2015 में पहली बार क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग के लिए क्या शर्तें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहली चीज क्या है कि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड पे होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं। तो हर एक जो राइट क्वेश्चन है उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव जो मार्किंग होती है वो 1/3 होती है। ठीक है, तो टोटल नंबर 280 क्वेश्चन इंटू 2.5। टोटल टाइम 2 आवर्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है और क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होते हैं, यानी कि आपको 66 मार्क्स लेने होते हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एक मोटा मोटा सा आइडिया दूं कि जैसे अगर आपके 31 क्वेश्चन राइट है और 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, तो मतलब आपका एक 31 - 3 28 राइट होंगे और 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने पे एक और कम हो गया तो आपके 27 राइट माने जाएंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे 27 पे। ठीक है, क्योंकि 27 दूनी 54 तो 67.5 बनते हैं। तो आपके मिनिमम विद एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के लिए 27 क्वेश्चन अगर आपके राइट है, कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं है, 27 क्वेश्चन राइट है, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी आपके मार्क्स 66 या 66 से अबव होने चाहिए। ठीक है, इस एग्जाम के अंदर सीसेट के अंदर 3 कंपोनेंट पूछे जाते हैं। पहला क्वांट, दूसरा रीजनिंग और तीसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो सबके बारे में अब डिटेल से बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ए टू जेड का मतलब सारी इंफॉर्मेशन होता है, वही मैं आपको यहां प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। कंपैरेटिव एनालिसिस किसका है कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के
किस साल किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कि अगर टोटल 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन में से क्वांट के क्वेश्चन कितने होते हैं, रीजनिंग के कितने, इंग्लिश के कितने, तो आप यहां पे सेग्रीगेशन देख सकते हैं। अगर 2014 से स्टार्ट करें, ये ब्लू वाली लाइन क्वांट की है, ये वाली रीजनिंग की है और ये वाली इंग्लिश की है, ठीक है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन हमेशा 25 से 30 के बीच में ही रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। डिफरेंस ये है कि पहले नंबर ऑफ पैसेजेस ज्यादा पूछ रहा था, अब नंबर ऑफ पैसेजेस मतलब कम पूछ रहा था, अब ज्यादा पूछ रहा है। जैसे अगर आप यहां पे बात करोगे कि हो सकता है कि ये 30 से 32 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये 10 से 12 पैसेज से ही हो, ज्यादा पैसेज ना हो। लेकिन अब अगर आप देखोगे 2023 के पेपर में इंग्लिश के 26 क्वेश्चन है, लेकिन ये 26 क्वेश्चन के लिए उसने 22 पैसेज दिए हुए हैं। मतलब एक क्वेश्चन वाले 18 पैसेज हैं और 2 क्वेश्चन वाले 4 पैसेज हैं, ठीक है। तो मतलब पेपर लेंथी हो गया भाई। अगर पेपर में पैसेज ज्यादा होंगे तो बार बार उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आंसर करना बहुत मुश्किल है। तो इंग्लिश में ये चेंज है। क्वांट और रीजनिंग की बात करें तो देखो पहले क्वेश्चन लगभग बराबर बराबर थे, अगर पीछे देखें आप, ये ईयर वाइज पूरा देख सकते हो, ठीक है। और लेकिन अब जो है वो क्वांट के क्वेश्चन 40 के अराउंड रहते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन 15 के अराउंड रहते हैं, 15 से कम। अगर यहाँ 40 से ऊपर जा रहा है तो ये 15 से कम हो जाते हैं, अगर ये 40 से नीचे आया तो ये 15 से ज्यादा हो जाएंगे। बट अगर आप 2023 का पेपर देखोगे तो रीजनिंग के सिर्फ 11 क्वेश्चन थे और मैथ के 43 क्वेश्चन थे 43, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 26 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सेग्रीगेशन क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन आपकी आने वाली है बहुत जल्द, तो नोटिफिकेशन में ये सिलेबस दिया होता है, ठीक है। ये सीसेट का सिलेबस है एज पर नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी या बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ईटीसी, क्लास 10th लेवल, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये वो। तो ये तो नोटिफिकेशन का सिलेबस है। वास्तविकता क्या है, अगर मैं पिछले जब से सीसेट का पेपर लॉन्च हुआ है 2011 से लेकर के 2023 तक के पेपर्स को सोल्व करूं तो निकल करके क्या आता है सिलेबस, जो हम मैथ की लैंग्वेज में टॉपिक्स बोलते हैं वो कौन से हैं, रीजनिंग में कौन से हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो यानी कि अब ये तो थी जर्नल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीसेट। अब इसको आप बेस्ट तरीके से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, हाउ टू प्रिपेयर सीसेट। तो उसके लिए आपको ये 5 बातें जानना जरूरी है। पहला तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग हो। प्रॉपर प्लानिंग में आपका डिकोडेड सिलेबस आएगा, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस आएगा। अगर ये दोनों पता होंगे तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल पाओगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि पेपर क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी फोकस कर लोगे तो कम टाइम में बेहतर प्रिपेयर कर पाओगे। मतलब बहुत ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, डीपली पढ़ो, यूपीएससी के लेवल का पढ़ो, ठीक है। और पढ़ना क्या है, फिर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी बता दूंगा आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। बट आप देखो ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज भी करनी है कि कौन सी बेस्ट है, सबसे बेस्ट क्या है, आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को रीड करो, आप सोल्व नहीं कर सकते, रीड करो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे किसी टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का ईयर बाय ईयर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सारी समझ पैदा हो जाएगी। एक दिन लगा लो, एक दिन 4-5 घंटे में आप 10 साल के नहीं उठा सकते, पिछले 5-6 साल के पेपर उठा लो और उनको प्रॉपरली पढ़ लो। सोल्व नहीं कर सकते, पढ़ लो, सिर्फ देखो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, कैसे पूछता है, उसके बाद काम करो ना। ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चलाना है कि कहीं भी किसी भी बात का भरोसा क्यों करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं दूंगा, दे रहा हूं भाई, मैं अपने तरीके से मेहनत करके आपको बता रहा हूं। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, एक बार आप भी देखें, पिछले 5-7 साल के पेपर उठाओ, सोल्व करो, नहीं सोल्व करते सिर्फ रीड करो, लेकिन समझो पेपर की भावना को, ठीक है। उसके बाद अप्रोच क्या होनी चाहिए इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम कितना मैनेज, कैसे मैनेज होगा, कितना देना चाहिए वो बताऊंगा, सोर्सेज भी बताऊंगा। तो ये अगर ये सारी बातें पता होगी तो आप बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सीसेट का सिलेबस है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि यही सिलेबस आपसे पूछता है। लेकिन अब सिलेबस को अगर देखें तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन उठाएं, यानी कि मैथ्स जिसे आप बोलते हैं। तो ये वो टॉपिक है जिनसे आपके पेपर में सवाल आते हैं। नीचे 2-3 टॉपिक छूट गए हैं, मेंसुरेशन 2D 3D और DI। मेंसुरेशन 2D 3D और DI भी लिखा हुआ है नीचे,
तो इतने सारे टॉपिक से सवाल आते हैं आपके पेपर में इन सब से। लेकिन ठीक है, इतना सिलेबस पढ़ना, इसको प्रिपेयर करना, ये बहुत लंबा चौड़ा काम है और अभी आपके एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस कर सकते हो। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे? ये होंगे, और इसी सीक्वेंस में पढ़े। ये चीज ध्यान रखना, ये पहले जो 6 टॉपिक है ये तो मस्ट है आपके लिए, ये आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने हैं। फिर आपको एजीज, एवरेज और नंबर सीरीज, ये 3 टॉपिक। तो ये 9 टॉपिक तो आपके लिए मस्ट है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। पहले 6 टॉपिक 9th 10th और 12th, ये तो मस्ट है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अगर आपको इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद जो ये 2-3 टॉपिक बच गए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन 2D, अगर आप इच्छुक हैं, थोड़ा टाइम है आपके पास, तो इन्हें भी जरूर पढ़ लें, बट इनको स्किप मत करना 9 टॉपिक्स को, फिर आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, और मैंने किस बिहाफ पे बोला कि ये इंपॉर्टेंट है? मैं खुदा तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मेरा थोड़ा हार्ड वर्क है, तो उसके बेस पे मैंने शेयर किया है। ये मैंने पिछले 10 साल के पेपर उठाए, ठीक है, पेपर उठाए प्रॉपर तरीके से। ये कोई हवा में या झूठा मूठा डाटा नहीं है, मेहनत का काम है, मैंने किया। आप भी कर सकते हो, आप भी उठाइए पेपर, अवेलेबल है यूपीएससी की साइट पे, जाएंगे मिल जाएंगे पेपर। तो डिफरेंट टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसी सेग्रीगेशन के आधार पे मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे नंबर सिस्टम से आप देखोगे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे प्रोबेबिलिटी से, आप देखोगे परसेंटेज से, रेशियो से, प्रॉफिट लॉस से। अब मैंने कुछ टॉपिक स्किप करवा दिए। अब मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं देता हूं कि डीआई के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, वो पूछ सकता है भाई, उसने मेंशन किया है सिलेबस में, उसकी मर्जी है। लेकिन पिछले 3-4 साल से नहीं पूछ रहा, 4-5 साल से नहीं पूछे उसने, तो हम उसे बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन जितने टॉपिक मैंने बोले हैं, अब इन्हीं टॉपिक से आपके 80-90% सवाल पेपर में आते हैं। अगर इस साल बुरे से बुरी सिचुएशन भी हुई तो 60% आ जाएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इस साल इन टॉपिक से नहीं आए, अभी तक इनसे 80-90% क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अगर बुरी सिचुएशन होती है तो 60% आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। आपको तो क्वालिफाई ही करना है, 33% ही चाहिए। अगर आपकी अच्छी कमांड होगी तो आप तो तब भी क्वालिफाई कर जाओगे। तो ऐसे एक्सक्यूजेस तो आप जितने मर्जी देते रहो अपने आप को, उसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने पढ़ना शुरू करना है तो हमने मेहनत करके बना दिया, आप एग्जीक्यूट कर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो ये कहानी क्वांट की है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के इन टॉपिक से सवाल आते हैं। ठीक है, इन टॉपिक से सवाल आते हैं, और मतलब मेरा तजुर्बा ये कह रहा है इन्हीं टॉपिक से आते हैं, क्योंकि मैंने पिछले जितने पेपर हुए सीसेट के सारे सोल्व किए। तो इन टॉपिक से बाहर कोई होगा एक आध क्वेश्चन, बट इनसे बाहर नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक देखूं तो ये आपको पढ़ना चाहिए। अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर और क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, अगर इनको प्रिपेयर कर लोगे, कहानी फिर से बेस यही है मेरा। ठीक है, बेस जो है मेरा वो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस ही है कि मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। बट आप सारे प्रिपेयर कर लो, इंपॉर्टेंट नहीं करने हैं तो आप बिल्कुल सेफर साइड पे हो जाओगे। ठीक है, बट अगर इंपॉर्टेंट भी कर लोगे, क्वालिफाइंग पेपर है, निकल जाएगा, भरोसा करो। ठीक है, चलो उसके बाद अगर रीजनिंग की बात, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 3 टाइप के सवाल आते हैं। एक तो वो पैसेज होते हैं जिन पे बेस्ड सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, एक वो पैसेजेस होते हैं जिन पे बेस्ड 2 क्वेश्चन होते हैं, और एक वो टाइप के पैसेजेस होते हैं जिनमें 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। बट आजकल ये वालों की संख्या ज्यादा है, 3 वाले और 3 से ज्यादा वाले पूछ ही नहीं रहा। तभी तो कह रहा हूं कि पेपर लेंदी हो रहा है। बट आप टारगेट रखो ना, आपको 80 क्वेश्चन तो सोल्व ही नहीं करने, आपको तो पेपर में सिर्फ 40 क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। तो जो 120 मिनट आपको मिले हैं वो 40 क्वेश्चन के लिए हैं भाई, ना कि 80 क्वेश्चन के लिए। आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है पेपर में। ठीक है, 40 क्वेश्चन में अगर आप 31 क्वेश्चन राइट करते हो और 9 क्वेश्चन रॉन्ग भी करते हो तो भी आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। समझ रहे हो? तो 40 के लिए पढ़ो, 40 के लिए मेहनत करो। ठीक है, 80 के लिए टॉपर बन के क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। चलो, तो क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं? क्वेश्चन होते हैं जैसे इन्फ्रेंस और कोरोलरी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। ठीक है, अजम्पशन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, कंक्लूजन का मतलब होता है सॉल्यूशन ढूंढना है आपको। ठीक है, कोई क्रिटिकल मैसेज हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनत का काम है। थोड़ा पढ़ लोगे, सीधे साधे स्टोरी टाइप के सवाल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहां भी यूजफुल टॉपिक्स की बात करें कि पैसेजेस तो आएंगे, बट किन टॉपिक्स पे ज्यादा आते हैं?
तो उनमें सबसे पहला इकोनॉमिक इश्यू, सोशल इश्यू, साइंस एंड टेक पे बेस्ड होते हैं, रूरल इश्यू पे बेस्ड होते हैं, हेल्थ केयर पे होते हैं, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे होते हैं, और कोई करंट बर्निंग इश्यू हो सकता है लेकिन पॉलिटिकल नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली और इश्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो इन पे बेस्ड आपसे पूछी जाती है चीजें। बात समझ पाए सारे? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि क्वांट में हमें क्या टॉपिक होते हैं, क्या सिलेबस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गया, रीजनिंग में भी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में। बट प्रिपेयर करने के लिए अप्रोच, क्योंकि हर एग्जाम की अपनी अप्रोच होती है, अपनी। यानी कि अगर कोई एक टॉपिक से कोई सवाल यूपीएससी पूछेगा तो अलग लहजा होगा उसका, बैंकिंग एग्जाम्स का अलग लहजा होगा, अगर आप एसएससी देखोगे तो उनका अलग लहजा होगा। तो यहाँ पे अप्रोच क्या होती है, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं, जो मैंने बोला है ट्रस्ट करो, उतना ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, वो बहुत डीपली, बहुत मेहनत करके। टॉपिक कम पढ़ लो लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो और डीपली नॉलेज होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो दूसरा, आपकी जो यूपीएससी की जो अप्रोच होती है ना, वो कंसेप्चुअल होती है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ट्रिक एंड ट्रिक्स की कोई मैजिक ट्रिक की बुक आ गई, ये भाई यूपीएससी है, वो सीधे सीधे ट्रिक से सवाल नहीं होंगे, ट्रिक भी पूछेगा तो घुमा के कंसेप्चुअली यूज होगी वो भी। तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब होता है यूपीएससी लेवल की मेहनत करनी है आपको, ठीक है, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि डीप एनालिसिस करो किसी टॉपिक का, कंसेप्चुअली समझो उसे। आपको हो गया एग्जांपल दो, देखो सबसे मुश्किल टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, तो दैट मींस आपका नंबर सिस्टम पे कमांड है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, कि नंबर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताओ, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, बिल्कुल सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। डिविजिबिलिटी रूल पता हो, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट का कंसेप्ट, रिकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, एपीजीपी सीरीज, नंबर ऑफ फैक्टर, सर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड देयर डिजिट, मिसलेनियस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत सारे होते हैं। अगर आपको इतना सा पता है, दैट मीन्स आपकी कंसेप्चुअल कमांड है उस टॉपिक में। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से 2 बातें पता और आप उसे समझ रहे हो कि ये टॉपिक तो मेरा कंफर्म्ड है, नहीं, वो गलत है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और मेरी बातों पे भरोसा मत करिए, मैं सत्यनिष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम पिछले 5 साल के जरूर उठा लें एक बार और उनको रीड करके एनालिसिस करें प्रॉपर, हवा में बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ऐसी चीजों पे काम करें, ठीक है। तीसरी चीज, अपनी प्रिपरेशन को टाइम पे स्टार्ट करो। कितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं बता दूंगा, टाइम पे बात करेंगे अभी। और प्रैक्टिस यूपीएससी लेवल। यार तुम कुछ भी कर लेते हो कि परसेंटेज वही जो यूपीएससी में सवाल आते हैं वही एसएससी के होंगे, गलत है, नहीं होता ऐसा। आप कोई भी किताब उठा लो, आप, मैं तभी कह रहा हूं कि आपको इन बातों पे यकीन नहीं होगा जब तक आप ये काम नहीं करोगे। पिछले 5 साल के पेपर उठा के एनालिसिस नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके क्वेश्चन पूछने का की लैंग्वेज क्या होती है, वो कैसे सवाल आ रहे हैं वहां पे। तो वो समझो चीज, और उसके लिए प्रीवियस ईयर पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है, अदरवाइज कोई चारा नहीं है, ठीक है जी। चलो, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। देखो, अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड सोर्स है, कोई डेडिकेटेड सोर्स है, डेडिकेटेड सोर्स का मतलब होता है कि एक ही जगह पे अवेलेबल है, एक ही जगह पे कंसेप्ट अवेलेबल है, एक ही जगह पे प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है, ज्यादा रिसर्च ना करनी पड़े, ज्यादा है। तो इस एग्जाम की डिमांड है 150 घंटे की, कि 150 घंटे अगर आप दोगे तो कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये डेडिकेटेड सोर्स के उसमें है, ये नहीं है कि आप कोई बुक उठा के और उसमें कह रहे हो कि 150 घंटे में आप तो 4 चैप्टर ही पढ़ पाए। तो मेरा दोस्त नहीं है, आपका अगर कंटेंट डेडिकेटेड है, आपका अगर कंटेंट का जो लेवल है वो यूपीएससी का लेवल है और एक ही जगह पे चीजें मिल रही है आपको अच्छी, तो 150 घंटे लगेंगे, अदरवाइज टाइम ज्यादा या कम भी लग सकता है। लेकिन ये 150 घंटे उनके लिए है जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है। अगर आपकी पहले से बहुत अच्छी कमांड है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, आप 50 घंटे में भी कर लोगे यार। आपके कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो क्या दिक्कत है, 50 घंटे में कर लोगे, 100 घंटे में कर लोगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, अगर आप टाइम दोगे तो कर लोगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब वो 150 घंटे कुछ लोग क्या करेंगे, लास्ट के 50 डेज हर रोज 3 घंटे दे देंगे, ठीक है, या आप 100 डेज डेली का 1.5 घंटा दे दोगे, ठीक है, या आप 75 डेज डेली का 2 घंटे दोगे। तो मेरे महीने में बेस्ट तो ये है, ठीक है, कि 100 दिन आप डेली 1.5 घंटा दो, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी नहीं हिलने चाहिए ना।
जीएस की तैयारी भी अच्छी हो, ऑप्शनल भी ना हिले, करंट अफेयर भी ना हिले, तो ये सबसे बेस्ट है। ये वाला लास्ट के दिनों में करोगे तो मात खा जाओगे, ये मत करना, क्योंकि फिर उस टाइम पे जीएस की रिवीजन भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, 3 से 4-5 घंटे कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये वाला बेस्ट है। और अगर दूसरा ये चूज कर सकते हो, ठीक है, ये भी बेस्ट है। तो ये दोनों ही बेस्ट है। ठीक है जी। चलो, उसके बाद सोर्सेज की बात करूं, अगर आपको ये है कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है और मुझे किताबों से ही करना है, तो ये बुक्स आपके लिए अच्छी रहेंगी सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये किताब खरीदिए, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सीसेट यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके अंदर, ये बेसिक किताबें हैं। और पीवाईक्यू आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं यहां से। ठीक है, मेरे नजरिए में ये ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन इनमें प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम भी मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो पॉइंट नोट करेंगे, एक तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अगर आपके पास समय नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक टॉपिक यहाँ परसेंटेज ही आप 15 घंटे में खत्म कर पाओ। ठीक है, तो वो गारंटी मैं नहीं लेता हूं। ठीक है, अपडेटेड नहीं है टाइमली, क्योंकि पेपर हो जाता है फिर अपडेटेड करने में बुक्स में टाइम लगता है। यूपीएससी का लेवल मुझे बहुत कम नजर आया, वो आप देख लेना। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप नंबर सिस्टम खोलोगे तो उसके नाम पे 5 चीजें ही हैं। तो हमारे पेपर का लेवल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी चीज पे भरोसा मत करो, 5 साल के पेपर उठाओ, उन्हें सोल्व कर लो, आपके सामने तस्वीर आ जानी है। ठीक है जी। चलो, ये एक डेडिकेटेड सोर्स में आपको बता रहा हूं, ये हमारा कोर्स है। ठीक है, जिसमें हमने अच्छी खासी मेहनत की है। ठीक है, तो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहां पे हम आपको 100 घंटे की क्लासेस देंगे, टाइम भी ज्यादा नहीं लिया, सारी चीज कवर करवा देंगे एज पर सिलेबस जितनी भी दी गई है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल तो नहीं करवा रहे, क्योंकि उनसे सवाल आया ही नहीं पिछले 10-12 साल से। ठीक है, उसके अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का जो सिलेबस मैंने बताया वो सारा कवर्ड है। ठीक है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है डेडिकेटेड यूपीएससी लेवल वाली, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, चैप्टर वाइज सवाल भी है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, सेक्शनल भी है, सब कुछ है। वीक में लाइट आउट क्लासेस भी होती हैं, नॉर्मली तो आप पूछ ही सकते हो 24/7 जब मर्जी आपकी क्वेरी, और लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी एग्जाम से पहले। ठीक है, इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डेमो क्लास लगाओ आराम से, जब आप सेटिस्फाइड हो तभी इस कोर्स में आए। सिर्फ कोर्स खरीदने से कभी नहीं होता, ये चीज हमेशा याद रखो। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा आपको कि अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आप सोचते हैं कि सिर्फ कोर्स खरीद लेता हूं हो जाएगा, नहीं होगा, गारंटी है नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच के कोर्स लेते हैं कि मेहनत मैं कर लूंगा यार, और सामने से मेहनत भी करवा देंगे, तो आपका एफर्ट सफल हो गया, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो बुक्स है उनसे नहीं कर सकते, कर सकते हो उनसे भी, लेकिन यहां पे आपको लाइन में मिल जाएंगी सारी चीजें। यहां आपकी क्वेरी लेने वाले लोग होंगे सामने से, यहां आपकी सुनने वाले होंगे, आपको कोई दिक्कत आई झट से हम रिजोल्व कर लेंगे उसको बैठ के, है ना। तो और आपको टेस्ट, यूपीएससी लेवल की सारी चीजें तो मेहनत से बनाया, अच्छा कोर्स है। एक बार डेमो जरूर लगाएं, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो इनरोल करिएगा, अगली मुलाकात क्लास में होगी। ठीक है, चलो, तो ये A to Z यूपीएससी सीसेट के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या इस एग्जाम का पैटर्न होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया। और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप मेरे लिए एक कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, कि क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कमेंट करिए और बताइए सर ये वीडियो आपके लिए कैसी थी। ठीक है, चलो फिर कभी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।